हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज़ में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन पोषण, चैप्टर 2 डाइजेशन इन ह्यूमन मानव में पाचन, चैप्टर 3 रेस्पिरेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लेकिन जो चैप्टर 3 है रेस्पिरेशन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ डिजीज़ हमारी उस वीडियो में नहीं आ पाई थी। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही थी, तो इसीलिए ये छोटा वीडियो मैंने उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बनाया है। और आई होप आप लोगों ने ये सारे वीडियोस देखे होंगे सीक्वेंस में और अपने घर पर बैठकर नोट्स भी बनाए होंगे। तो आप लोग अगर अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो वो वीडियो को दोबारा प्ले कर सकता है, दोबारा देख सकता है। तो देखिए, हम लोग कल रेस्पिरेशन प्रोसेस जो पढ़ रहे थे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था। वो ये था कि हम लोग जब वायु अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो किस किस कंपोनेंट के थ्रू होती हुई और जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचती है। मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोगों को कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया जाए और बोले बताइए अब इसमें क्या आना चाहिए। मतलब आजकल पैटर्न साइंस का बदल रहा है और बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में आए हुए 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें डिजीज और उससे रिलेटेड मेडिसिन भी आप लोगों से पूछी गई है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि साइंस का कितना वेटेज है और साइंस का कितना ब्रॉड फील्ड कर दिया गया है। अब वो वाली साइंस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, पहली पादप कोशिका किसने खोजी, पहली जंतु कोशिका किसने खोजी। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चंस आजकल अप्लाइड साइंस करके पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल मतलब नासिका से हवा जाती है फेरिंग्स में। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नासिका से ग्रहणी है फेरिंग्स, जो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी। उसके बाद आता है स्वर कंठ, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। मतलब हमारे जो वोकल बॉक्स है जिससे हम लोग बोलने में हमको हेल्प होती है, वो है ये लैरिंग्स, स्वर कंठ इसको बोलते हैं। उसके बाद में श्वसनी ट्रैकिया, उसके बाद श्वसनिका, ये श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में टूट जाती हैं, और देन एल्वियोलाई। अब इसको मैं डायग्राम में समझाता हूं आपको। डायग्राम में देखिए कि नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल नासिका, ग्रहणी, स्वरकंठ, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया 2 भागों में बट गया, दोनों फेफड़ों में जाने के लिए ये बन गया श्वसनी। ये रहा श्वसनी। फिर आगे चल के छोटे छोटे और पार्ट में डिवाइड हो गई जिसको बोलते हैं श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। फिर श्वसनिकाएं आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये राउंड ग्लोब्यूल जैसी शेप दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, कोष्टक। फिर इनके कांटेक्ट में होती हैं रुधिर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, या जिसको रुधिर नलिकाएं बोलते हैं। और ये रुधिर नलिकाएं रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं कोशिका तक। तो देखिए यहां पर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद ब्लड, और ब्लड के बाद सेल। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, श्वसन भागफल, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा IQ लेवल पढ़ते, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ऐसे ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। क्या ये कि किसी भी न्यूट्रिएंट, किसी भी पोषक पदार्थ के ऑक्सीडेशन के लिए CO2 का कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसके ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का कितना उपयोग किया गया है। CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कुछ इस तरह से है। मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ाई है, तो उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को मैं यहाँ पर बताता हूँ। C6H12O6 plus 6O2, then it produce 6CO2 plus 6H2O plus ATP।
हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये कितने एटीपी बनेंगे? टोटल 38 एटीपी बनेंगे ग्लूकोज के एक अणु से। अब देखिए CO2 का कुल कितना उत्पादन हुआ है? 6। ऑक्सीजन कितने लगे हैं? 6। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट के लिए मतलब ग्लूकोज के लिए कितना आ गया? 1 आ गया। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उतनी ही ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ लेवल कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक चीज देखिए, यहीं पर अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, अनएरोबिक का मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है या कम आवश्यकता होती है, तो वहां पर CO2 का उत्पादन कुछ ज्यादा रहेगा। तो यहां पर अनएरोबिक ऑक्सीडेशन में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में RQ लेवल 1 से ज्यादा रहता है, 1 से ज्यादा रहता है। अगर हम लोग बात करें फैट की, वसा के ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब RQ लेवल 1 से कम आएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ लेवल 1 है, अनॉक्सी श्वसन के लिए RQ लेवल 1 से ज़्यादा है, और फैट के लिए भी, और फैट के लिए RQ लेवल 1 से कम है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज मेजर्ड बाय ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज गैनोंग स्पाइरोमीटर, गैनोंग श्वसन मापी। और हमारे ब्लड में और हमारे ब्रेन में एक स्पेशल पोर्शन है, जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, मस्तिष्क पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक पार्ट आएगा मेडुला ओब्लंगोटा। दिस मेडुला ओब्लंगोटा पार्ट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग रेट, सांस बढ़ना कम होना, जल्दी जल्दी सांस लेना। एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है वो 1 मिनट में 16 बार लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं भाग कर आते हैं या हमको डर लगता है तो हम लोग सांस तेजी से लेते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का एक पार्ट है जिसको मेडुला ओब्लंगोटा कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आने से पहले ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, उनको डिस्कस करने से पहले आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। उन 3 क्वेश्चंस में वो मेडिसिन और केमिकल सब्सटेंस की बातें कर रहे हैं। वो तीनों क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी वैल्यू पता चलेगी कि इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अब क्वेश्चंस डिजीज से ना पूछ के उस डिजीज में कौन सी मेडिसिन यूज की जा रही है उस पर क्वेश्चन बनने लग गए हैं। इसका मतलब जनरल साइंस में केमिस्ट्री वाला पोर्शन का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। पहला है श्वसनी शोथ, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। देखिए एक जनरल ट्रेन बताता हूं आपको, जहां भी आइटिस वर्ड आ जाता है लास्ट में, ITIS, उसका मतलब है इन्फेक्शन। और ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाई क्या है हमारे लिए? श्वसनी, मतलब ब्रोंकाई में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो बनेगा ब्रोंकाइटिस। अब ये इन्फेक्शन होगा कैसे? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पर अटैक किया, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारी ब्लड में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी की भी एक मिलिट्री है जो बाहर से आने वाले जो टेररिस्ट हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस है, उनको किल करने का काम करती है। तो जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। और वायरस को किल करने के लिए इंटरफेरॉन बनाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो हमारे ब्लड की ब्लड सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, अगर वायरस ने अटैक किया है तो हमारे ब्लड की ब्लड सेल इंटरफेरॉन बनाती हैं। ठीक, तो देखिए अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाएगी, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी। और एंटीबायोटिक कुछ नाम आप लोगों को याद होंगे, जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पेरिन है, या सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे एंटीबायोटिक के नाम हैं। तो देखिए फिर है निमोनिया।
निमोनिया का सीधा सा मतलब है फेफड़ों में सूजन। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक सर्दी रहेगी तो उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, दैट स्वेलिंग कन्वर्ट इनटू निमोनिया, फेफड़ों में सूजन आ जाएगी। इसका कारण क्या है? एक स्पेशल बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक यूज होगी, और वो एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो खोजी गई थी किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले इसी एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। फिर है, देखिए तीसरा है सार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए यहां पर एक टर्म आ रहा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब ये कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें कई बीमारियों का समूह है। जैसे आप लोग एड्स पढ़ते हैं, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो जहां भी आप लोगों को सिंड्रोम टर्म अगर आ जाए तो समझ लीजिए कलेक्शन ऑफ डिजीज या ग्रुप ऑफ डिजीज है। तो ये जो सार्स है ये कोरोना प्रजाति के वायरस के द्वारा होता है। अब कोरोना अभी चल रहा है, आप लोग बहुत फेमिलियर हैं इससे। ये जो कोरोना प्रजाति है ये कोरोना प्रजाति नामक वायरस से होता है सार्स, और इसका इलाज अभी भी अवेलेबल नहीं है, बचाव ही इसका उपाय है। और यही सार्स वाला जो वायरस है इसी ने अपने को मॉडिफाई कर लिया है और ये अब कोरोना नामक बीमारी फैला रहा है। कोविड-19 वायरस जो है यही अब जो हम लोग कोरोना बोल रहे हैं वो एक वायरस की प्रजाति है और ये बीमारी फैला रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा आजकल हमारे इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक मेडिसिन एक्सपोर्ट की जा रही है, और ये एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है जिसको इसके ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कारगर इलाज नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के तौर पर अभी थोड़ी सी सफलता इसमें मिली है। WHO कहता है कि बचाव ही इसका उपाय है। फिर है फोर्थ दमा या अस्थमा। बहुत सारे व्यक्तियों को ये आनुवंशिक होता है, अगर उसकी फैमिली में किसी एक को है तो फिर ये रहता है, फादर से सन में, सन से उसके सन में, इस तरह से चलता है। और अस्थमा का जो अटैक है वो ज़्यादातर रात में उठता है और 1-2 घंटे तक व्यक्ति लगातार खांसता रहेगा और खांसते खांसते सांस फूल जाती है, जिसको बोलते हैं कष्ट श्वास, मतलब सांस लेने में गड़गड़ आवाज़ आएगी उसके। तो अस्थमा या दमा जो है इसका ट्रीटमेंट, मैं देखिए ट्रीटमेंट और मेडिसिन इसीलिए लिखवाया है, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे हैं अभी इधर, आजकल मेडिसिन पर क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। तो आइसोप्रीनिलिन सल्फेट। फिर है जुकाम, आज के मतलब जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से सर्दी आ रही हो, तो ये बीमारी तो कॉमन है। जुकाम में होता क्या है, हमारी जो नासिका है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो चिकनी चिकनी मेम्ब्रेन है उसको श्लेष्म झिल्ली भी बोलते हैं। म्यूकस मतलब श्लेष्म इसको बोलते हैं म्यूकस, और मेम्ब्रेन को बोलते हैं झिल्ली, श्लेष्म झिल्ली। उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन है तो अंदर ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वही जुकाम। और इसके कारण है इसका एडिनो नामक वायरस। जुकाम का कारण है एडिनो नामक, मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन। और ज़्यादातर जितनी वायरल डिजीज़ है वो संक्रामक रोग पैदा करती है, थूक से, छींक से ये बीमारियां फैलती हैं। इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाला रोग है जिसमें व्यक्ति को बुखार भी है, जुकाम भी है और उसका सर भी, और सिर में दर्द है और उसके पूरे सर मतलब बदन में दर्द रहता है। और इसके साथ ही एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है, जैसे आप लोग कभी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले आप देखते होंगे कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है और वो व्यक्ति खांसता है और ये कहते हैं कि इससे फेफड़ों में टार जम जाता है और वो टार को ऐसे करके निचोड़ता है और नीचे ग्लास में भरता हुआ वो दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं उनका जो फेफड़े हैं वो ठोस हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं, होने चाहिए पोरस, फोम की तरह हवा भरे और निकले। लेकिन जब वो स्मोकिंग करते हैं कंटिन्यूअस लंबे समय तक तो फाइब्रस मतलब वो कठोर हो जाते हैं फेफड़े और उसमें से तो टार जैसा सब्सटेंस निकलता है। इसी बीमारी को एम्फाइसेमा, EMPHYSEMMA एम्फाइसेमा कहते हैं।
तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो वीडियो इसके पार्ट 1 में नहीं आ पाए थे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। आई होप आप लोग इसके भी अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अपने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे से भी कर पाएंगे। तो केवल इतना ही था इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ब्लड और उससे रिलेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ठीक है, थैंक यू।